करके आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो चलिए, तो इन सारी बातों का ख्याल रखिए। अगर आपने नौकरी बदली है या नौकरी बदलनी पड़ी है या फिर नौकरी पेरोल पे छोड़कर कंसल्टेंसी कर रहे हैं, किसी भी तरह के हालात में बदलाव हुए हैं, तो इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा। फिर भी कोई उलझन हो आप हमें लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर, हम आपकी यहाँ पे जरूर मदद करेंगे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, PSU के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझनें हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी 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 नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी। तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट तो 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में? हाँ, नहीं, फॉर्म 16 में वो दिखाई दे रहा है। फॉर्म 26A में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फॉर्म 26AS में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्योंकि विभाग जमा नहीं किया है विभाग के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपका TDS कटा है और जमा हुआ है तभी वो 26A आपके फॉर्म 16 में आएगा। फॉर्म 16 में ऐसे नहीं आ सकता। तो पहले तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 16 है, क्योंकि कई बार ऐसा कोई केस सामने आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने जो फॉर्म 16 दिया है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोडेड नहीं होता। तो आप चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म 16 है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है और ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, सरकारी वेबसाइट से सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर ये नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्फ्रंट कर सकते हैं और आपका हक बनता है कि आप ट्रेसेस से डाउनलोडेड फॉर्म 16 मांगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म 16 ही है, यानी कि ऑथेंटिक फॉर्म 16 है, तो 26AS में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 26AS में नहीं आ रहा और फॉर्म 16 में आ रहा है। तो आप अपना फॉर्म 16 लेके डिपार्टमेंट चले जाइए, डिपार्टमेंट आपको अपना फॉर्म 16 दिखाइए। फॉर्म 16 में जो जानकारी होती है आपकी TDS की, उससे जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेस कर पाएगा कि ये आपका ऑथेंटिक है कि नहीं और उनके सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आप उनके पास फॉर्म 16 लेके जाएंगे और कोई दिक्कत है, आपकी मैपिंग नहीं हुई है TDS की, तो वो मैप कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें कोई क्या ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है कि हम ऑनलाइन ही अपनी बात? देखिए, ऑनलाइन बिल्कुल ग्रीवियंस आप रेज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आप अगर पर्सनली जाएंगे तो थोड़ा सा आई थिंक बेटर हो पाएगा। और अगर आप अपना पर्सनली नहीं जाना चाहते हैं तो ग्रीवियंस रेज कीजिए। लेकिन ग्रीवियंस रेज करने का जो मेरा पर्सनल अनुमान है कि ये थोड़ा सा ना ऑनलाइन को जल्दी ख़त्म कर देते हैं और क्लियरली नहीं बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। बार बार उस पर आप ग्रीवियंस रेज करते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम हो सकता है ना सॉल्व हो। लेकिन अगर आप
जाएंगे पर्सनली तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो दोनों ही जाएगी। ऑप्शन है। अगर आप ऑनलाइन अपनी बातों को रेज करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं फॉर्म 16 अपलोड करके कि ये मेरा फॉर्म 16 यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमें ये 26 AS में नहीं दिख रहा है। और नहीं तो जैसा कि गौरी बता रही थी, आसपास अगर नज़दीक में है इनकम टैक्स ऑफिस, अगर आप जाने में सक्षम है तो वहाँ भी जाके अपनी समस्या सुलझा सकते हैं। फिर भी समस्या नहीं सुलझे तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। हम कोशिश करेंगे इसको इनकम टैक्स विभाग तक पहुँचाने की, ताकि आपकी समस्या सुलझ सके। चलते हैं अब लुधियाना, जहाँ से सुभाष कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? जी सर, मेरा सवाल है कि मैंने अपना दिसंबर 19 में 250 शेयर लिए थे कॉर्पोरेशन बैंक के, ठीक है, 23 रुपए 35 पैसे के हिसाब से, और वो बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गया। तो 16 अप्रैल को मेरे को 82 शेयर्स मिले यूनियन बैंक के। ठीक है। अब इसको मैं अगर बेचना चाहूँ तो मेरे को उसमें कैसे दिखाना पड़ेगा? कॉर्पोरेशन बैंक के शेयर तो मेरे पास है नहीं, नहीं बिक सकते हैं। मैं यूनियन बैंक के शेयर ही बेचूंगा जो मेरे पास क्वांटिटी कम होके 82 रह गई, और मेरा कॉस्टिंग पड़ा 7750। और जो अगर मैं जिस डेट को परचेज कॉर्पोरेशन बैंक के शेयर किए थे, डेट ऑफ परचेज वही दिखानी पड़ेगी कि या जो जिस डेट को मेरे को यूनियन बैंक के शेयर मिले वो दिखानी पड़ेगी? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा। कई सारे बैंक एम्प्लॉय के पास ये समस्या हो, क्योंकि कई लोग चाहे बैंकों का शेयर, जिन कई सारे बैंक के मर्जर हुए हैं, तो इसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए काफी रिलेवेंट सवाल है। बताएं गौरी। देखिए, आप जब इसको सेल करेंगे तो आप अपना कैपिटल गेन बुक करेंगे। तो आप जब इसको सेल करेंगे, सेल वैल्यू तो आपने जिस अमाउंट पे सेल किया है आप वो ले लेंगे। जो डेट है वो आप ओरिजिनल डेट लेंगे जिस डेट पे आपने कॉर्पोरेशन बैंक को परचेज किया था। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप टोटल जो आपकी कॉस्ट है, जो आपकी आई थिंक 250 इंटू 23.5 होनी चाहिए, जो आपकी कॉस्ट है वो लेंगे। उसको आप डिवाइडेड बाय कर दीजिए जो आपके पास एक्चुअल शेयर्स हैं, आई थिंक 82 बोला आपने, तो उसको आप 82 से डिवाइड कर दीजिए और जो आपकी कॉस्टिंग आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना होगा। और ये आई थिंक 2018 के बाद की बात है, तो इसमें ग्रैंडफादरिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डेट है, डेट तब से होगा जब से इन्होंने कॉर्पोरेशन बैंक के शेयर लिए हैं। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। जब कैलकुलेट करें कैपिटल गेन्स तो इनको क्या करना पड़ेगा? उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिवाइड करना पड़ेगा। उस जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे जो एक्चुअल शेयर्स अब हैं इनके पास, जो अलॉटेड शेयर्स हैं यूनियन बैंक के जो मर्ज्ड शेयर जो आपको शेयर्स मिले हैं उससे डिवाइड करेंगे तो पर शेयर आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो उसके आधार पर आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सुभाष जी, काफी पेचीदा मामला था, लेकिन मुझे लगता है उलझन दूर हो गई होगी आपकी, और इस हिसाब से अपना टैक्स की देनदारी तय कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे खाली पड़ी प्रॉपर्टी पर भी क्या चुकाना होगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।